नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के अंदर जो स्कूल कॉलेज हैं उन सभी की जो शिक्षण कार्य है वो अभी तक बंद है। परीक्षाएं भी स्थगित हो गई हैं और नेक्स्ट सेशन जो है उसके लिए विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए बोला गया। एडमिशन हो चुके हैं, उनको प्रमोट किया गया है। तो आगे का जो सेशन है आपको पता है वो लेट शुरू होगा। वो अभी तय नहीं है कि वो अगस्त में होगा, सितंबर में, नवंबर में, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन हमें अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी जो है वो जारी रखनी है, शुरू करनी है, ताकि आगे भविष्य के अंदर हमारे पास टाइम कम हो, फिर भी हम अच्छे से अपने जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकें। और अपने अगर सिलेबस में किसी भी प्रकार की कुछ लेस भी होता है सिलेबस 10%, 20% या 30%, तो भी हमारे पास अच्छा टाइम है, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों की डिमांड के हिसाब से मैंने अब अपनी वीडियो दोबारा से बनानी स्टार्ट कर दी है, जो मैं टॉपिक वाइज और अपनी बुक के हिसाब से, पेपर के हिसाब से बनाऊंगा। कंटिन्यू आपको वीडियो देखनी है। वीडियो में इस तरीके से बनाऊंगा ताकि आपको साथ साथ में नोट्स भी मिलते जाएं, आप अपने नोट्स बनाते रहें और उनको याद करते रहें। जिस प्रकार से हम क्लास आते हैं, आप पढ़ते हैं, उसी तरीके से मैं आपको कोशिश करूंगा कि सब चीज़ें पढ़ाई जाएं, आपको अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर किए जाएं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारी वीडियो है, ये है बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम फिजिक्स की, जो पेपर अपना फर्स्ट आता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये पेपर सेकंड भी है, अलग अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम फिजिक्स की। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी वीडियो हमने थर्ड ईयर की पहले भी डाली हुई हैं, चैनल पर उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग बुक के नेम के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो हमने डाली हुई है, लगभग पहली यूनिट कंप्लीट है उसके अंदर, उसको भी हम आगे स्टार्ट करेंगे। क्वांटम फिजिक्स की भी वीडियो हमने डाली हुई है, जो पहले तो कंटिन्यूस नहीं थी, वो पहले बच्चों की डिमांड के हिसाब से डाली गई थी। जैसे बच्चों ने टॉपिक बताए कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उन्हीं की वीडियो मैंने डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस चलते रहेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सभी यूनिट्स हम लगातार टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। सिलेबस में जो टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको काम करवाऊंगा। जिस प्रकार से हम क्लास में काम करवाते हैं रियलिटी में, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ सकें और इसका लाभ वो ले सकें। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है फर्स्ट यूनिट का, क्वांटम का, कि डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। यानी क्वांटम सिद्धांत जो है उसका विकास कैसे हुआ और जो क्लासिकल थ्योरी है वो फेल कैसे होगी, असफल कैसे हो गई। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्लासिकल और ये क्वांटम बात किसकी हो रही है। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ के आए हैं कि जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, उसमें क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम है, ऑप्टिक्स है, मतलब ये इसके अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। क्लासिकल फिजिक्स में भी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, प्लाज्मा है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, मतलब बहुत सारी ब्रांच हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है कि वो फिजिक्स के नियम, वो लाज, वो बातें जो लगभग 1960 से पहले तक विकसित की गई, उनसे पहले तक उनको खोजा गया, जो भी प्रयोग हुए उन आधार पर जो बातें बताई जाती हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती हैं। और उसके बाद जो नई नई थ्योरीज आई, नई नई प्रयोग हुए, वो क्या थे, जहाँ पर क्लासिकल के नियमों से उनको बताने में असफलता हुई, वहाँ पर उन प्रयोगों के द्वारा उन चीज़ों को बताया गया, जो भी हमारे आसपास घटित होती हैं घटनाएं, उनको नाम दिया गया क्वांटम थ्योरी का। हम ये भी बताएंगे कि ये क्वांटम नाम क्यों पड़ा, किस पर आधारित है, किस प्रकार से इसको बताया गया है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्लासिकल थ्योरी से हम क्या बता सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, और क्वांटम थ्योरी से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है, देखिए कि हमारे यूनिवर्स की व्याख्या में, यूनिवर्स का मतलब है हमारे आसपास हमारा जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर चंद्रमा, सूर्य, तारे, बहुत सारे ग्रह, अपनी पृथ्वी, सभी चीज़ें हैं। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, या आपने ये भी सुना है कि कौन सा ग्रह किस टाइम पे कहाँ होगा, नेक्स्ट सूर्य ग्रहण कब होगा,
नेक्स्ट चंद्र ग्रहण कब होगा, ये सभी बातें जो हैं वो किस आधार पे बताई जाती हैं, ये सभी बातें चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर होती हैं। चिरसम्मत यानी जहाँ पर न्यूटन लॉ वगैरह सभी बातें जो हैं वो अप्लाई होती हैं, उनके आधार पर उनको बताया जाता है। यानी जो 1960 से पहले तक की फिजिक्स थी, जिसके आधार पर नियम बनाए गए, उन नियमों के आधार पर इनको तय किया जाता है कि वो जब वो घटनाएं घटित होंगी उससे पहले ही हमें ये पता होगा कि ये इस दिन इस तारीख को ये घटना होगी। तो ये चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर बताया जाता है। मैं बात करूँ तो ये स्थूल स्तर पर काम करती है, स्थूल यानी बड़े स्तर पर। अगर हम बहुत छोटी चीज़ों की बात करें, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम बात करें परमाणु की, परमाणु को हम पहले बहुत छोटा कण मानते थे, वो अविभाज्य मानते थे, लेकिन उसके बाद इसमें और सारी बातें आई कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। फिर नाभिक के अंदर भी हमने और चीज़ें खोजी, इसमें क्वार्क कण हो गए, नाभिकीय बल हो गया, बहुत सारे कण जो है उनकी व्याख्या भी उसके अंदर हो चुकी हैं। तो ये जो हम परमाणु के अंदर की जब बातें करते हैं तो ये सूक्ष्म स्तर के आते हैं, माइक्रो कहते हैं इनको। और जब हम बाहर की बात करते हैं बड़े स्तर की, तो उसे स्थूल बोला जाता है, मैक्रो बोला जाता है। तो इस पे क्या हुआ कि जब यदि परमाणु के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के व्यवहार की व्याख्या करनी हो तो चिरसम्मत सिद्धांत बिल्कुल विफल हो जाता है। यानी जो नियम हमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इनकी जानकारी देते हैं, उन नियमों के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो नियम फेल हो जाते हैं। उसी के साथ ये जो इनकी थ्योरी है चिरसम्मत थ्योरी, चिरसम्मत का मतलब होता है लंबे समय से जो चली आ रही है, जो सबसे पहले उनको खोजा गया था वो। तो ये बातें जो हैं वो यहाँ पे विफल हो जाती हैं। तो इनके व्यवहार की व्याख्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने पड़े, बहुत सारे प्रयोग करने पड़े, और उसी आधार पर हुआ क्वांटम सिद्धांत का जन्म। यानी जो प्रयोग हुए, उनसे जो बातें हमें प्राप्त हुई, उनको हमने नाम दिया क्वांटम थ्योरीज। ये जो प्रयोग हुए ये क्वांटम थ्योरी के बेस हैं। इन प्रयोगों के आधार पर हर चीज़ की जो व्याख्या है वो की जा सकती है। इनमें से कुछ प्रयोग जैसे कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा स्पेक्ट्रम, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले यूनिट के अंदर, मैंने आपको उसकी भी वीडियो बताई थी। उस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें भी पढ़ी थी। मैक्स प्लांक का ऊर्जा वितरण नियम, मैक्स प्लांक जो वैज्ञानिक थे, इसके वीडियो भी हमने डाले थे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या हम कह सकते हैं कि प्लांक जो थे उन्हीं ने ही सबसे पहले क्वांटम के बारे में अपना प्रयोग दिया था और बातें बताई थी। इसे विकिरण का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। मैक्स प्लांक का जो ऊर्जा वितरण नियम है उसे विकिरण का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। डेविसन जर्मर प्रयोग, ये भी आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी 12th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। ये काफ़ी और भी अपने पास आएंगे, प्रैक्टिकल्स प्रयोग आएंगे जो नई नई बातों को बताते हैं, नए व्यवहार को बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को बताते हैं। इलेक्ट्रॉन कणीय प्रकृति का है या क्या वो वेव की तरह व्यवहार भी करता है, ये सभी बातें जो हैं वो इन प्रयोग के आधार पे सिद्ध होती हैं, जिन पर इन प्रयोगों को हम आगे चैप्टर में, आगे वीडियो में प्रत्येक को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे। इस प्रकार से ज्ञात हुआ कि ऊर्जा का मान सतत न होकर क्वांटीकृत होता है, यानी विभक्त होता है। जैसा कि हम थोड़ा सा नॉर्मल स्तर पे जाएं तो हम 12th क्लास में इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन है वो आवेश का क्वांटा होता है। हमने ये पढ़ा था कि आवेश का क्वांटा होता है, यानी जो किसी वस्तु पे आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्वांटीकरण सिद्धांत हमने पढ़ा था, पूर्ण गुणज होता है, इंटीजर होता है, यानी Q बराबर प्लस माइनस के NE। और हमने ये कहा था कि जो किसी वस्तु पर आने वाला आवेश जो है, स्थानांतरित होने वाला आवेश जो है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज ही होगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे। इससे कम ज़्यादा यानी कि पॉइंट्स की बात करें या आप ऐसे कह सकते हैं E/3 E/2 इस प्रकार से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और ये बात जो है इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है वो पूर्ण गुणज होगा, ये मिल्कन ने तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूफ किया था। बिल्कुल उसी टाइप का जो एनर्जी से संबंधित हम एक आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ते आए हैं, E बराबर mc², जिसमें मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसमें लाइट वेलोसिटी भी इंक्लूड होती है। तो ये सभी बातें जो है वो किस प्रकार से एनर्जी जो है वो चेंज होती है मास में, किस प्रकार से मास यानी जो द्रव्यमान है वो चेंज होता है एनर्जी में, ये सभी बातें, इनकी व्याख्या जो है वो क्वांटम सिद्धांत के अंदर हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो प्लांक था अपना वैज्ञानिक मैक्स प्लांक,
वो हम आगे भी पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में हम पढ़ चुके हैं। ई बराबर एच न्यू उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था। न्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, एच उनका प्लांक कांस्टेंट है, ई है उनकी एनर्जी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से आवेश का मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उसी प्रकार से एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू है वो एच न्यू के इक्वल होती है। और अगर किसी वस्तु पर एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वो एन एच न्यू यानी कि वही पूर्ण गुण उसके बराबर होगी। तो इस प्रकार से एनर्जी यानी एच न्यू को यहाँ पर ऊर्जा का क्वांटा कहा गया था। और ये सारी जो क्वांटम थ्योरी है वो ऊर्जा पर ही डिपेंड करती है, इसलिए इस थ्योरी को क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स का नाम दिया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसके आधार पे आगे बहुत सारी खोजें हुई, बहुत सारी व्याख्या हुई, अलग अलग चीज़ों को बताया गया। अब हम एक प्रैक्टिकल तौर पे बातें पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण है वो किस प्रकार से होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकली ऊर्जा वितरण वक्र होंगे। इनसे जो नियम इस पे मेल खाएंगे वो सत्य होंगे और जो इनसे मेल नहीं खाएंगे वो विफल हो जाएंगे। इसी आधार पे हम पढ़ेंगे कि कौन से नियम तो इससे मेल खाते हैं, यानी कौन से नियम तो विफल रहते हैं इसको समझाने में, कौन से नियम है वो यहाँ पे सफल रहते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है कर्षणिका विकिरणिका स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण। ऐसा जो टॉपिक है वो हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले चैप्टर में, वही है, अलग नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें इसमें और अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये नोट्स हैं, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं आपको ये ग्राफ दिखा देता हूँ एक बार। इस ग्राफ के अंदर देखें, जो ये आपका एक्स एक्सिस है इस पे वेवलेंथ ली गई है माइक्रोमीटर के अंदर, और जो वर्टिकल है यानी वाई एक्सिस है उस पर स्पेक्ट्रमी ऊर्जा क्षमता उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा लिया गया है। ये स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता जो है, ये ऊर्जा घनत्व, ये सभी बातें इनकी डेफिनेशन मैंने आपको सेकेंड ईयर के अंदर जो वीडियो करवाई थी, बताई थी आपको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाली यूनिट जो थी उसके अंदर मैंने आपको करवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर ये अलग अलग वक्र हैं जिसपे लैम्डा के मान अलग हैं और ई लैम्डा की वैल्यूज अलग हैं। हमें ये एक वक्र याद रखना है। इस वक्र को देखकर इसकी सारी विशेषताएं, ये क्या डिपेंड करता है, क्या ये कहता है, किस प्रकार से इसमें घटनाएं होती हैं, सभी हम लिख सकते हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से है ये कि कर्षणिका के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता या जिसे एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता भी आप बोल सकते हैं, ई लैम्डा, और वेवलेंथ में विभिन्न टेम्परेचर के मध्य ग्राफ स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कहलाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि ये वक्र कौन सा है। कर्षणिका विकिरण का जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र है वो किसके अंदर होगा, ई लैम्डा जो एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता है, या जिसे आप स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता भी कह सकते हैं, और वेवलेंथ के मध्य होगा। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये वक्र क्या हमें बताता है। ऊर्जा वितरण वक्र है वो सतत होता है। सतत का मतलब है कंटिन्यूस। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी टेम्परेचर लेंगे, उस टेम्परेचर पे अलग अलग अगर आप लैम्डा की वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए आपको ई लैम्डा की वैल्यू मिलती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि किसी लैम्डा की वैल्यू पे आपको ई लैम्डा का मान मिले ही ना, यानी जो ई लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाए और कहीं पर बहुत अधिक हो जाए, यानी किसी रेंज में आपको कम मिलेगी, किसी में ज़्यादा मिलेगी, फिर कम ज़्यादा, इस प्रकार से ये वक्र चलते हैं, यानी लगातार कंटिन्यूस चलते हैं। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक वेवलेंथ के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, यानी आप जो भी टेम्परेचर लोगे उस टेम्परेचर पे आपको प्रत्येक वेवलेंथ पे आपको ई लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। लेकिन भिन्न भिन्न वेवलेंथ के विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कम है इस साइड में, तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो नीचे है, और एक परमानेंट वेवलेंथ पे ये ग्राफ काफ़ी ऊपर आ जाता है। फिर इससे आगे जब वेवलेंथ और बढ़ती है तो ग्राफ वापस से नीचे आता है। यानी कि वेवलेंथ का मान जब अलग अलग है तो आपको विकिरणों की मात्रा यानी ई लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आपको प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये कहता है कि ताप वृद्धि से, यानी जब आप टेम्परेचर में इंक्रीज करोगे तो प्रत्येक वेवलेंथ के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब यहाँ पे 100 केल्विन टेम्परेचर था तो विकिरणों की मात्रा इतनी है, यानी विकिरणों की मात्रा का मतलब यहाँ पे ई लैम्डा से है। जब आपने 1500 केल्विन किया तो इस विकिरणों की मात्रा हाईएस्ट यहाँ तक पहुँची,
1750 केल्विन पे यहाँ तक और 2000 केल्विन पे यहाँ तक काफ़ी हाई ये हो चुकी है। तो जैसे जैसे आप ताप में वृद्धि करते हैं तो विकिरणों की मात्रा यानी ई लैम्डा एम का मान है वो बढ़ता जाता है। तीसरा पॉइंट है कि किसी एक ताप पर लैम्डा के बढ़ने से, किसी एक ताप पर यानी एक फिक्स टेम्परेचर हम कोई भी चूज कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने 1500 केल्विन ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर लैम्डा बढ़ने से पहले ई लैम्डा एम का मान बढ़ेगा, फिर एक विशिष्ट वेवलेंथ लैम्डा एम पर अधिकतम होगा, फिर घटेगा। ये लाइन जो है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ग्राफ को देख के लिख सकते हैं। कोई भी टेम्परेचर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1500 केल्विन लिया। पहले आप देखें, एक जब लैम्डा का मान यहाँ पर ये था, इसको आप जो भी माने, जो भी इसकी वैल्यू होगी पैमाने के हिसाब से, कम वेवलेंथ पे ये जो है ई लैम्डा का मान कम है। जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ता है ये बढ़ता जाएगा। एक फिक्स आपकी जो लैम्डा की वैल्यू होगी, यहाँ पे लैम्डा M3 से इसे डिनोट किया गया, तो इस पे अधिकतम होगा, फिर इससे ज़्यादा लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर से कम होने लग जाएगा। इस प्रकार से व्यवहार करता है। चौथा पॉइंट है कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के संगत लैम्डा एम का मान ताप वृद्धि से लघु लैम्डा की ओर विस्थापित होता है। आपको याद होगा वीन का विस्थापन नियम, वो यहीं से आएगा। ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं। अर्थात लैम्डा एम टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लैम्डा एम घट जाएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक बार मैं आपको फॉर्मूला और बता देता हूँ। लैम्डा एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से निशान हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, समानुपाती का, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती का, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे b लिखा गया। b है कांस्टेंट जिसे वीन नियतांक कहते हैं। और ये जो नियम है, ये रिलेशन है, वो वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। अब यहाँ से आप ये भी लैंग्वेज कह सकते हैं कि जो लैम्डा एम है और टी का गुणनफल है वो एक कांस्टेंट के बराबर रहता है। इसे वीन विस्थापन नियम कहते हैं। और ये इस कांस्टेंट की वैल्यू दी गई, b बराबर 2.898 इंटू 10⁻³ ठीक है। और आगे है इसकी यूनिट। अब मैं आपको दोबारा से इस ग्राफ पे ले जाना चाहूँगा। ग्राफ पे आप देख सकते हैं जो हमें अभी इस पॉइंट पढ़ा था उसके अंदर में क्या कहा गया था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि 1500 केल्विन टेम्परेचर पे लैम्डा M3 की वैल्यू यहाँ है, पीक इसकी। लैम्डा M2 के पीक है वो इस साइड में है 1750 पे। और जब हम बात करेंगे 2000 केल्विन की तो लैम्डा M1 की पीक है वो यहाँ पर है। आप इसको देख के ये बता सकते हैं कि पीक जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये पीक जो है वो लेफ्ट साइड में आ रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, यह पीक जो है पहले यहाँ है, फिर इससे थोड़ी लेफ्ट में आई, फिर इससे लेफ्ट में आई। पीक बढ़ तो रही है क्योंकि टेम्परेचर समानुपाती है लैम्डा के। पीक बढ़ तो रही है लेकिन लेफ्ट साइड में आ रही है, यानी इनका विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वक्रों का। यही वीन का विस्थापन नियम है। अगर आप 2000 से और बढ़ाओगे तो ये पीक कुछ इस तरीके से और इसके पास आ जाएगी वर्टिकल लाइन के। अब हमारे पास पांचवा पॉइंट आता है कि लैम्डा एम और ई लैम्डा एम का मान ताप के पंचम घात यानी T⁵ के समानुपाती होता है। ये भी रिलेशन हमारे पास यहाँ से मिलता है प्रैक्टिकली कि ई लैम्डा एम समानुपाती T⁵, यानी ये हमें बताता है कि टेम्परेचर के साथ जो ई लैम्डा एम की वैल्यू है, यानी अधिकतम जो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता है, वो किस प्रकार से डिपेंड करती है। छठा पॉइंट है किसी नियत ताप पर वक्र और लैम्डा अक्ष के मध्य नियत ताप पर, यानी कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर हमने लिया था, जैसे मान लीजिए मैं 1750 केल्विन की बात करूं यहाँ पर, तो इस पे क्या होगा, नियत ताप पर वक्र, ये जो वक्र है और लैम्डा एक्स के मध्य ये लैम्डा अक्ष थी। यहाँ पे ये जो एरिया है मध्य क्षेत्रफल में उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता E के बराबर होता है, जो कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ये तो यहाँ पर इसकी लिमिट है, क्योंकि जो वक्र आप बनाओगे वो वक्र जो है वो लैम्डा की 0 से लेके इनफाइनाइट के लिमिट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू वो 0 से स्टार्ट हो सकती है और इनफाइनाइट तक जा सकती है। ई लैम्डा डी लैम्डा, यहाँ से जो इसका एरिया जो आएगा वो कैपिटल E के बराबर होगा, जो कुल उत्सर्जन क्षमता E कहलाता है। दूसरा इसका तरीका ये है कि ये जो E जो है, ये आपकी कुल उत्सर्जन क्षमता जो है वो कृष्णिका के परम ताप यानी T जो है उसके चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। E समानुपाती T⁴ यानी
ई समानुपाती टी की घात 4। यहाँ से आप ये निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे कहा जाता है सिग्मा, जिसे कहा जाता है सिग्मा ई बराबर सिग्मा टी की 4। ये जो सिग्मा है इसकी भी एक वैल्यू है और इसे स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहा जाता है। इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। तो ये स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण जो थे उसके पॉइंट्स थे। इसके अंदर हमने बहुत सारी बातें पढ़ी कि किस प्रकार से ग्राफ होता है। अब जो कोई भी नियम आपका है, चाहे वो रेले जीन्स का नियम हो, चाहे स्टीफन बोल्ट्जमान नियम हो या प्लांक नियम जो आगे हम पढ़ेंगे और सेकेंड ईयर के अंदर भी हमने पढ़ा था, जो नियम्स इन बातों से, इस प्रैक्टिकली चीज़ों से, ग्राफ से मेल खाएंगे वो तो सत्य होंगे, जो मेल नहीं खाएंगे वो फेल हो जाएंगे, यानी वो ब्लैक बॉडी की व्याख्या करने में असफल रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से नियम तो इससे मेल खाते हैं, इसकी व्याख्या कर पाते हैं, कौन से नियम इसकी व्याख्या हम देखेंगे कि नहीं कर पाते हैं, और साथ साथ में जो इसकी व्याख्या कर पाएगा उसके बारे में और डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। जो आपको पता ही है कि मैक्स प्लांक जो है, प्लांक का विकिरण नियम, वो इसकी व्याख्या कर पाता है और सारी क्वांटम फिजिक्स जो है वो उसी पर डिपेंड करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।